तो भव्यात्मा लोकानुप्रेक्षा में अगली गाथा में, जैसे 234 नंबर की गाथा में आचार्य महाराज ने ब्रह्म स्वरूप अद्वैतवाद जो है, ब्रह्म अद्वैतवाद जो है उसका खंडन किया। जो कहते थे कि इस विश्व की, ब्रह्मांड की, लोक की जितनी भी वस्तुएं हैं वो सर्व ब्रह्म स्वरूप अर्थात एक स्वरूप ही है, उसके एकत्व को उन्होंने सर्वथा लिया था। तो इससे क्या क्या दोष निर्माण होते हैं सब हमने देख लिए। और इसीलिए आचार्य जिन दर्शन में कहते हैं, जैन दर्शन में कहते हैं कि सर्वथा वस्तु एक नहीं है। तो वस्तु एक भी है और वस्तु अनेक भी है। वस्तु में एकत्व भी है और वस्तु में अनेकत्व भी है। अभेद रूप से कहे कथन और भेद रूप से कथन। तो मुख्यता से अभेद रूप का एकत्व जब कहते हैं तब अभेद रूप का एकांत आ जाता है। अब आगे कह रहे हैं, इसके साथ साथ में कोई दर्शनवादी, कोई मतवादी ऐसा भी कहते हैं कि ये द्रव्य जो है ये व्यापक नहीं है, ये केवल अणुमात्र है, परमाणु के समान सूक्ष्म है। जैन दर्शन में क्या कहा? द्रव्य कैसा है? द्रव्य व्यापक है। कैसे व्यापता है? जीव द्रव्य की चर्चा करो। जीव द्रव्य अभी शरीर प्रमाण है कि नहीं है? तो हाथी के शरीर में भी समाता है और चींटी के शरीर में समाता है, सूक्ष्म निगोदिया के भी समाता है। तो जघन्य अवगाहना कितनी होती है और उत्कृष्ट अवगाहना कितनी होती है जीव की? जघन्य अवगाहना और उत्कृष्ट अवगाहना कितनी होती है? तो अगर हम शरीर प्रमाण, अगर हम जिन दर्शन में मानते हैं तो शरीर की अपेक्षा से बताना है। तो जघन्य शरीर की अवगाहना और उत्कृष्टता से शरीर की अवगाहना। अंजलि दीदी, जघन्य वाली बात बता दो, एक एक बताओ। नमस्ते। नमस्ते भगवान, नमस्ते वंदना भैया। जगन अवगाना तो लब्ध पर्याप्त जीव जो देखो हमने इतर प्रश्न क्या गति से पूछा? हमने प्रश्न क्या पूछा? आपका वाक्य सही होते हुए मैं उसको करेक्ट नहीं बोल सकता। हमने प्रश्न क्या पूछा? प्रमाण क्या है, मतलब कितनी अवगाहना है। तो आपका अवगाहना मतलब संख्या बतानी है। आप क्या बता रही हो? उसका कितनी स्वामी कौन है अवगाहना ये बता बता रहे रही हो? हो। अच्छा, नहीं, हाँ, राइट राइट। आपका बेटा कौन सी कक्षा में है अगर हम पूछेंगे तो आप बताओगे क्या ये मेरा बेटा है? उसकी तो चर्चा ही नहीं है। बेटा कौन सी कक्षा में है? 10वीं में है, 12वीं में है, 5वीं में है, इस प्रकार से उत्तर आएगा। घनागुल के असंख्यात भाग प्रमाण। बहुत बढ़िया, घनांगुल के असंख्यात भाग प्रमाण। और उत्कृष्ट कितना होता है? उत्कृष्ट, उत्कृष्ट बताओ। हाँ बताओ या कोई हाँ, और? बताओ बताओ, आप ही बताओ चलो। हाँ, जो स्वयंभू रमन का सबसे बड़ा मत्स्य है, उसकी अवगाहना 1,000 योजन, 1,000 योजन लंबा ऐसे ये प्रॉब्लम असंख्यात क्यों लोग हो रहा है मालूम है क्या? ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? जो आपके उत्तर में भी पहला भाग जो बनाना वो प्रॉब्लम है। आपने स्वयंभू रमण समुद्र का मत्स्य तो याद रखा है और अवगाहना का सिर्फ एक भाग याद रखा। तो हमको किस प्रकार के लैंडमार्क के साथ में, देखो हम किसी का घर का एड्रेस भी कैसे, नजदीक में लैंडमार्क क्या है, तो सारी इंफॉर्मेशन ये लैंडमार्क रेफरेंस के साथ, संदर्भ के साथ रखनी है। तंत्र वहां का मत्स्य बहुत अच्छी बात है आपके दिमाग में है, वो भी स्वयं रमण का, वो भी अच्छी तरीके से याद है। बट अवगाहना कितनी है? पूर्णिमा दीदी आप बता दोगी, एक हजार रुको। योजन आप तो बता 1,000 दोगी, योजन स्मिता 500 दीदी आप बता दोगी। इंटू 250। कोई नया वाला मुझे मिलना चाहिए, मैं हमेशा नए के। एक तो नया कोई, हाँ, मंगला देवर दीदी बहुत दिन हो गया 55 आपकी आवाज नहीं सुनी, बोलो। वंदना भैया जी। हम्म। 1,000 योजन लंबाई, 500 योजन रुंदी और 250 योजन मोटाई। बहुत बढ़िया। आप भले एक बात मराठी में बताओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपके अंदर वो चीज घुसी हुई है। 1,000 योजन बाय 500 योजन बाय 250 योजन कैसे याद रखना है? आधे आधा ही करना है। 1,000 योजन तो अंजलि दीदी आपको याद है, उसका आधा करो, वो चौड़ाई हो जाएगी। उसका आधा करो, मोटाई हो जाएगी। तो 1,000 बाय 500 बाय 250। सुरेश जी अभी आपका अनम्यूट हो गया।
नेट लेट होने से ऐसा होता है। चलो समझ में आ गई बात। तो इसके प्रमाण जीव है कि नहीं है? ये सारा क्यों चल रहा है विषय, इसके प्रमाण जीव है। तो क्या जीव इतना ही व्यापक है? क्या जीव इतना ही व्यापक है? नहीं। प्रमोद जी नहीं क्यों कह रहे हो? अगर ये सबसे बड़ा शरीर है तो इससे बड़ा क्या है कि? प्रदेश की दृष्टि से अगर देखेंगे तो पूरा लोक प्रमाण है। बहुत सुंदर। तो अगर हम देखा जाए तो संपूर्ण लोक प्रमाण आत्मा हो जाती है। कब होती है? जब समुद्घात होता है तब। समुद्रघात जब समुद्घात होता है तो कौन सी अवस्था में, समुद्घात की कौन सी अवस्था में संपूर्ण लोक प्रमाण आत्मा होता है? निर्मल कुमार जी। तीसरी अवस्था। तीसरी में तो नहीं, और तीसरी का नाम भी तो कुछ होना चाहिए, तो तीसरी में नहीं होता। हेमांगी दीदी। लोक पूर्ण अवस्था में। लोक पूर्ण, हाँ। देखो क्या हो रहा है अभी, निर्मल कुमार जी आपकी वाली भी हम लोग बात ले लेते हैं। आप लोग याद तो रख रहे हो, आप वहां तक पहुंच रहे हो, किंतु वहां आने के बाद में एग्जैक्ट चीज आपके हाथ में नहीं आ रही है। कहाँ रखिए आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, वहां तक पहुंचते हो, बट वो सही चीज नहीं उठती है। आपको समुद्घात की तीसरी चौथी ये सब को तो याद है, किंतु उसके नाम भी तो याद होने चाहिए। ठीक है ना? बहुत बहुत घिस चुके हैं हम इस चीज को। और थोड़ा सा कर लो प्रयास, बहुत अच्छी तरीके से याद रह जाएगा। और ये याद रहना सबके बस की बात नहीं है। कोई विरले होते हैं वो स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय की रुचि होती है। जिन सबको स्वाध्याय की रुचि होती है वो सारे हमेशा नियमित स्वाध्याय करने वाले नहीं होते। और नियमित स्वाध्याय करने वाले को सब चीजें समझ में आवे ये जरूरी नहीं है। जिनको सब चीजें समझ में आती है उनको सब याद रहे ये जरूरी नहीं है। तो हम नियमित स्वाध्याय भी कर रहे हैं, चीजें समझ में भी आ रही है, चीजें याद भी है कि नहीं? तो दुर्लभ विरलभ से विरले हम लोग है। तो थोड़ा सा बस और थोड़ा सा करना है तो और हम लोग अपने ही आत्म कल्याण में सहायक हो सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। आचार्य महाराज कह रहे हैं अगर हम, जब लोक प्रमाण जीव द्रव्य हो सकता है, पुद्गल द्रव्य कितना है? पुद्गल द्रव्य कितना, मतलब उसका विस्तार कह रहे हैं। पुद्गल द्रव्य कितना बड़ा, जैसे जीव द्रव्य कितना बड़ा हो सकता है, व्यापक कितना व्यापक हो सकता है, लोक प्रमाण हो सकता है ना? धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य वो तो है ही लोक प्रमाण। आकाश द्रव्य वो तो पूरे के पूरे लोकाकाश अलोकाकाश मिलाकर के जितना है उतना है। काल द्रव्य वो भी कितना व्यापक है काल द्रव्य? अर्चना जैन दीदी। वंदना भैया जी, व्यापक तो सर्वत्र है। व्यापक का अर्थ होता है वो कितना क्षेत्र व्याप्त करता है। अच्छा, कितना तो क्षेत्र व्याप्त करता एक रत्न राशि जैसा। देखो आपने भी रत्न की राशि याद रखी है। वो तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना भैया जी। अरे बट उसके साथ वो किसके लिए याद रखना है वो भी तो महत्वपूर्ण है दीदी, है ना? बर्तन लेकर के आना है, किंतु दूध के बर्तन की जगह पर घी का बर्तन उठा करके लाओगी तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। एकदम से पूछ लेते तो याद नहीं रहता, याद तो रहता है, मतलब उस जगह पहुंच जाते हैं, लेकिन मुंह एकदम से, क्योंकि हमें तैयार रहना चाहिए, सही बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। अब और किसने अब तक नहीं उत्तर दिया आज सुबह से? माया दीदी बोलो। काल द्रव्य एक प्रदेश है भैया। एक प्रदेश, बोला एक प्रदेश। एक एक प्रदेश के ऊपर एक एक काल द्रव्य है। एक एक लोक के एक एक प्रदेश के ऊपर काल द्रव्य है, तो एक प्रदेश प्रमाण हो गया, तो उतना ही व्याप्त है वो। अब बचा कौन? पुद्गल द्रव्य। पुद्गल द्रव्य कितना है, कितना व्याप्त करता है? चंद्रप्रभा दीदी अनम्यूट किया है, चंद्रप्रभा कास्तीवाल दीदी। कितना है पुद्गल द्रव्य, कितना व्यापक है?
पुद्गल द्रव्य। धन्यवाद। अच्छा, याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, याद करते रहो। स्मिता दीदी कितना है? झालं का भैया? हाँ अनम्यूट झालं ना? हाँ, हो गया, बोलिए। हा, जेवढी शरीरची अवगाहना आहे ना तेवढं पुद्गलचं व्यापक, म्हणजे शरीर की अवगाहना जेवढी आहे तेवढं। स्मिता दीदी कह रही है जितना शरीर अवगाहना करता है उतना ही व्यापक पुद्गल द्रव्य है। दीदी, शरीर छोड़ करके पुद्गल और कोई है क्या इस लोक में? सगळे पुद्गलच नाहीत भैया, जीव सोडून बाकी सगळं पुद्गलच आहे ना। जीव छोड़ करके सभी पुद्गल है और लोक में कुछ नहीं है, तो अब बाकी और 4 द्रव्य भी तो है। हाँ है। तो फिर आप सिर्फ पुद्गल को शरीर प्रमाण क्यों मान रही हो? कारण तेवढं म्हणजे जेवढं म्हणजे पुद्गल प्रमाण जेवढं आहे तेवढंच व्यापतं ना ते देखो, पुद्गल अगर पुद्गल शरीर प्रमाण मानेंगे तो सबसे बड़ा शरीर कितना माना? 1000 योजन माना है ना। हाँ, सुदर्शन मेरु पुद्गल है? नहीं सुदर्शन मेरु पुद्गल नहीं? पुद्गल है कि पुद्गलच है ना। पुद्गल है ना, सुदर्शन मेरु पुद्गल है। तो सुदर्शन मेरु पुद्गल है तो उसका क्या है? 1,00,000 योजन ऊंचाई है ना। हाँ, अरे तो फिर 1000 योजन में क्यों अटके हम लोग? बात समझ में आ रही है मैं क्या पूछ रहा हूँ? पुद्गल कितना व्यापक है, पुद्गल कितनी जगह व्याप्त करता है, ज्यादा से ज्यादा कितना करता है सुनीता उकड़कर दिली? लोक प्रदेश पूर्ण, क्योंकि महास्कंद के बहुत सुंदर, उपार्गणा से। ये उत्तर आप लोगों से मुझे अपेक्षित था। लोक प्रमाण है वो भी, क्यों? अंतिम 23वीं वर्गणा महास्कंद वर्गणा है। वो महास्कंद वर्गणा पूरा का पूरा लोकाकाश प्रमाण है। जिन लोगों के हाथ ऊपर थे किंतु लोकाकाश उत्तर नहीं था, वो इसकी तरफ ध्यान देना। पुद्गल भी कितना व्यापक है, महास्कंद के इतना व्यापक है। ठीक है, अनंतानंत तो उसका प्रमाण है, संख्या है। जीव भी अनंतानंत है, किंतु जीव कितना व्याप्त कर, एक जीव कितना व्यापक होता है, कितना बड़ा हो सकता है, लोक प्रमाण हो सकता है। बात समझ में आ गई सबको? व्यापक किसे कहते हैं? और अब ये क्या कह रहे हैं अन्य मतवादी? वो कहते हैं सारे के सारे द्रव्य अनुमात्र है, सूक्ष्म है। और क्या कहते हैं? अब वो कहते हैं कि सिर्फ सूक्ष्म ही नहीं, तो वो खंड रहित है। कैसे है? खंड रहित। खंड रहित का अर्थ क्या होता है? अखंड। खंड रहित का अर्थ क्या होता है? अखंड। और कैसे है? अंश विहीन है। कैसे है? अंश विहीन। अंश विहीन मतलब जिसका कोई अंश नहीं बनता, निरवय। अवयव सब लोग समझते, अवयव आप लोगों को और हमारे लोग का है ना, ये हाथ पांव सब। तो एक चीज के हमारे ये ऊपर आप सकलीकरण में करते हैं ना, शिरो ऊर्ध्वलोकम, वाम भागम, ये सब करते हैं। तो मतलब क्या है? हमारे लिए ऊपर का भाग, नीचे का भाग, मधला भाग, ये ऐसी जैसे है, तो ये क्या कहलाते हैं? ये अवयव कहलाते हैं। तो वो मानते हैं कि परमाणु को निरवयव कह दिया कथनचित जैन दर्शन में। मतलब परमाणु का कोई अवयव नहीं होता है, कथनचित होता है, कथनचित नहीं होता है। कथनचित होता है मतलब क्या? परमाणु का ऊपर का भाग, परमाणु का नीचे का भाग, इस अपेक्षा से परमाणु के अवयव होते हैं, किंतु परमाणु के अवयव नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो अखंड एक पीस है, इसीलिए उसके और कोई अवयव नहीं, इस अपेक्षा से भी कहा जाता है। तो कथनचितवाद को अलग। यहां पर एकांतवादी क्या कहते हैं? 3 चीजें कह रहे हैं। एक तो परमाणु में जैसा सूक्ष्म है, दूसरा वो अखंड है, और तीसरा निरअवयव है। ये 3 चीजें कह रहे हैं। बात समझ में आ गई? एकांतवादियों की बात समझ में आई क्या? शब्दों के अर्थ समझ में आए क्या? सूक्ष्म शब्द समझ में आ गया? नहीं? सूक्ष्म, दिमाग में अगर सूक्ष्म नाम कर्म की चर्चा है तो पहले हटा दो बाहर। सूक्ष्म मतलब बिल्कुल छोटा,
परमाणु के इतना सूक्ष्म। हाँ या नहीं? सूक्ष्म समझ में आया? सूक्ष्म समझ में आया? सूक्ष्म समझ में आया? जब तक हाँ नहीं बोलते मैं आगे ही नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये नहीं समझेंगे तो कैसे समझेंगे कि क्या कह रहे हैं एकांतवादी और क्या कहते हैं जैन दर्शन में आचार्य। सूक्ष्म समझ में आ गया? भैया आ गया, आगे बढ़ो। अच्छा, फिर अखंड है, ये समझ में आ गया? अखंड किसे कहते हैं और खंड वाला किसे कहते हैं? अखंड किसे कहते हैं और खंड वाला किसे कहते हैं? कोई नया? प्रमोद जैन खारगर, अखंड किसे कहते हैं? भैया जी सूक्ष्म वाला समझ नहीं आया था, उसके लिए मैंने हैंड रेज किया। अच्छा, सूक्ष्म समझ में नहीं आया? सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा। परमाणु कितना छोटा होता है? अविभाजित जितना। परमाणु अविभाजित होना, ये उसके खंड नहीं होते, उसको अखंड कह दिया। हाँ। उसके खंड नहीं होते इसलिए उसको अखंड कह दिया। और दूसरा है उसके साइज, सूक्ष्मता। क्लियर है? ठीक है। क्योंकि इसीलिए तो ये एक व्यापकता की अपेक्षा है और दूसरा उसके खंड हो सकते हैं क्या उसकी अपेक्षा से है, उसके जी। भेद हो सकता है क्या उसकी अपेक्षा से है। तो ये सभी द्रव्यों में लगा रहे हैं, सभी द्रव्य सूक्ष्म है, सभी द्रव्य अखंड है, अर्थात उसके खंड नहीं होते, खंड रहित है, टुकड़े नहीं हो सकते उसके। समझ में आ रहा है दो चीजें? और तीसरा क्या कह दिया? अंश विहीन है, निरंश जिसे कहते हैं, जिसमें अंश नहीं होता। अंश नहीं होता मतलब अंश किसे कहते हैं? ये इसका अंश है, एक चीज पूरी है और उसका अंश है मतलब उसका भाग है, तो ऐसे उसके भाग नहीं होते, उसको निरंश कहते हैं या निरअवयव कहते हैं, अंश विहीन कहते हैं। ठीक है, अंश विहीन समझ में आ गया? प्रमोद जी बोलो। अंश अंश विहीन और अखंड में फर्क क्या रहा? अंश विहीन मतलब इसका अंश नहीं हो सकता और अखंड नहीं, मतलब जिसका अखंड का अर्थ होता है जिसके टुकड़े नहीं होते, वो अखंड। और जो अंश टुकड़ों टुकड़ों में नहीं है वो अखंड। मान लो अपनी बॉडी ऐसी है कि उसके टुकड़े नहीं होंगे, समझ, उदाहरण के लिए वो टुकड़े नहीं होते इसलिए उसकी अखंडता है। और अवयवता, उसके अलग अलग भाग आप बता सकते हो कि ये इसका ये भाग है, इसका ये भाग है, इसका ये भाग है, इसलिए इसके अवयव वो उसके अंश कहलाते हैं, ये उसका अंश है। मतलब उसको विभाजित करने की आवश्यकता नहीं है। एक खंड होना और दूसरे किसी एक देश भाग का कथन कर पाना। मतलब परमाणु, अंश भी परमाणु सबसे सूक्ष्म एक प्रदेश वाला है। जब आप हाँ, एक प्रदेश ये उसकी इकाई करते हो, जैसे एक समय ये टाइम की इकाई करते हो, एक समय के टुकड़े होते हैं क्या आगे? नहीं होता। आधा समय, पाव समय नहीं होता। वैसे ही आधा परमाणु ये शब्द हो सकता है क्या? नहीं। जब परमाणु का खंड ही नहीं होता है तो आधा परमाणु शब्द होगा क्या? नहीं होगा। तो ये किसकी अपेक्षा से हो गया? खंड हो गया। अब उस परमाणु को लेकर के ये परमाणु का नीचे का भाग ये परमाणु का ऊपर का भाग में कर सकता हूं क्या? कह सकते। क्योंकि जिसमें एक देशपना नहीं है, एक देश को ही अंश लगा देना, अंशपना नहीं है, वो निरंश है। तो जैसे अंश का ऊपर का भाग नीचे का भाग भी अंश है, अंश ये कहलाएगा। कथनचित अपेक्षा से कहा जाता है जैनागम में कि एकांत नहीं होता है, क्योंकि एकांत पकड़ेगा तो क्या प्रॉब्लम होगी अभी आपसे दिखेगा। अगर हम निरा अवयव ही मानेंगे परमाणु को भी, बिकॉज परमाणु भी तो एक द्रव्य है, उसको अगर सर्वथा निरवयव मानेंगे तो क्या दोष आएगा? वो दोष नहीं आना चाहिए, इसलिए उसको कथनचित अवयवी भी कहा है। ठीक। ठीक है, सबको क्लियर हो रही है बातें? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये कंसेप्ट समझना, तब जाकर के आपके अंदर उतरेगा कि एकांत क्या गड़बड़ करेगा। क्योंकि इसी को, ये कंसेप्ट को लेकर के ही
क्योंकि ये सारे स्वरूप कह रहे हैं उसके, उस द्रव्य के। उसका अखंड होना ये उसका स्वरूप है, उसका निरंश होना ये उसका स्वरूप है, उसका सूक्ष्म होना ये उसका स्वरूप है। अगर ऐसा ही हम सर्वथा मानेंगे तो फिर क्या क्या दोष उत्पन्न होंगे, ये आचार्य भगवान अगली गाथा में बताने वाले हैं। अर्चना दीदी। हाँ भैया जी, ये जो अभी निरअवयवी और नि अंश वाला, ये दोनों तो समानार्थी वाले सेंस में ले रहे हैं ना अपन। जी 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 जी। तो जैसे अभी एक शरीर, अपने शरीर में अपने सारे अवयव वो अखंड है, मतलब वो रहते हुए भी हम उनको तोड़ नहीं सकते, ऐसा दो नहीं अलग लेना चीजें है। हैं, दो अलग चीजें हैं। एक टुकड़ा नहीं होगा, टुकड़ा नहीं हाँ, होगा, टुकड़ा नहीं होगा। एक एक परमाणु के दो परमाणु कर सकते हैं क्या तोड़कर? नहीं। नहीं कर सकते, पक्का। मैं वो परमाणु का उदाहरण क्यों दे रहा हूं, क्योंकि यहां पर है ना, ये स्कंद की अपेक्षा से है। अपना हाँ, शरीर जो बना हुआ है ना, तो इसीलिए यहाँ पर बहुत कंफ्यूजिंग है। इसलिए परमाणु हम सबको पक्का पता है कि सब तोड़ते 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 सबसे छोटा भाग, अब इसके कोई भेद नहीं होंगे, तो वो अखंड है क्योंकि उसके खंड नहीं होते। राइट। और इस वाले में क्योंकि स्कंद लोक, एक मिनट, लोक, अभी हमें अखंड शब्द को लेने में क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि लोक व्यवहार में अखंड शब्द के अलग अर्थ होते हैं। आपके घर में दर्पण है, मिरर है कि नहीं है? है। ये भी अखंड है। आप क्या कहते हो उसको? अखंड कहते हो, कहते कि नहीं कहते? साबुत हाँ, धनिया भी होगा, बीज धनिये के, उसको साबुत धनिया, साबुत मूंग ऐसा कहते हो, पर क्या उसके समूह। टुकड़े नहीं होते? मतलब लोक व्यवहार में अखंड शब्द का अर्थ खंड रहित नहीं होता, हम्म। क्योंकि दर्पण के टुकड़े हो सकते हैं। जब टुकड़े होंगे तब खंड कहेंगे, जब तक टुकड़े नहीं है तब तक अखंड कहेंगे। ऐसी लोक व्यवहार की भाषा है, हाँ या ना? जी। और परिभाषा क्या होगी? अखंड मतलब जिसका निषेध किया जा रहा है, जिसके खंड नहीं है। खंड नहीं है, इतना ही नहीं, खंड नहीं होते। दो चीज आ गई इसमें, खंड रहित है और खंड नहीं भी होते हैं। करना टेम्पररी चाहो खंड तो रहित बहुत। नहीं है, टेम्पररी अखंड नहीं है, हमेशा के लिए अखंड। हाँ, मतलब ये राइट। बात लोक व्यवहार में नहीं होती है। तो जो है ये आगम में, ये जो दर्शन में मानी जाती है, श्रद्धा में मानी जाती है, अलग अलग मतों में मानी जाती है, उसका अखंडपना मतलब परमाणु के टुकड़े नहीं हो सकते, इसलिए परमाणु अखंड है। अच्छा, दूसरा, परमाणु कितनी जगह, परमाणु से और कोई सूक्ष्म है क्या? नहीं, परमाणु से और कोई छोटा है क्या? नहीं, वो तो सबसे नहीं स्मॉल है। पार्टिकल। और परमाणु कितनी जगह घेरता है? एक प्रदेश। एक प्रदेश। एक प्रदेश से कम कोई, एक प्रदेश से कम कोई क्षेत्र होता है क्या? मतलब एक प्रदेश के क्षेत्र का, अर्थात एक परमाणु के क्षेत्र का या एक परमाणु के आकार का कोई बंटवारा हो सकता है क्या? बिल्कुल। हो सकता है क्या? नहीं। अपने घर में थाली होती है, अपने घर में थाली होती है, कितनी मान लो, 12 इंच की होती है, 1 फीट की होती है, ऐसा मान लो। तो 12 इंच का दाहिना भाग, बाया भाग, ऐसा कह सकते हैं। ऊपर वाला भाग, पीछे वाला भाग, क्यों? क्योंकि उसको एक थिकनेस है, उसको एक मोटाई है, इसलिए हम ऊपर की परत, नीचे की परत ऐसा कह सकते हैं। पर जिसका क्षेत्र ही सबसे कम एक प्रदेश है, और एक प्रदेश का बंटवारा नहीं होता है, तो जब एक प्रदेश का बंटवारा नहीं होता है, तो क्या एक प्रदेश में ऊपर नीचे दाएं बाएं ऐसा उसके कोई एक देश भाग बता सकते हैं क्या? भैया जी, पहले हमने जो पढ़ा है उसके हिसाब रुको, से, मतलब अभी के हिसाब से अखंड है यहाँ का करके जो ना। बात चल रही है पहले उसको, क्योंकि क्या है ना, आप अपने दिमाग में परमाणु मतलब एक गोटी के जैसा, एक छोटे से बॉल के जैसा अगर लेकर के आओगे, तो फिर आपको ऊपर का भाग नीचे का भाग, अरे भैया होता तो है, ये समझ में आएगा। पर ऐसा नहीं है। आपको सोचना किस अपेक्षा से है? ये एक प्रदेश घेरता है, और एक प्रदेश सबसे छोटी इकाई एक क्षेत्र की, और इससे छोटा वाला कोई क्षेत्र नहीं होता। अगर मान लो ये पूरी मेरी मुट्ठी जितनी बड़ी है, ये एक मुट्ठी ही एक प्रदेश है, उदाहरण के लिए, तो क्या फिर एक प्रदेश का
ये ऊपर वाला भाग एक प्रदेश से कम बनेगा कि नहीं बनेगा? कम बनेगा, लेकिन वो पॉसिबल नहीं। नीचे वाला भाग एक प्रदेश से कम बनेगा क्योंकि पूरा एक प्रदेश है, तो नीचे वाला भाग एक प्रदेश से कम बनेगा कि नहीं बनेगा? पर साक्षात में एक प्रदेश से कम वाला कोई क्षेत्र होता है क्या? नहीं होता, इसीलिए इसको निरअंश निरअवयव कह दिया। राइट। जैसे समय का टुकड़ा नहीं पड़ता। आ रही बात समझ में? क्लियर हो रहा है कि निरअंश क्यों कह रहे हैं? निरअंश शब्द का अर्थ क्या है? निरअवयव शब्द का अर्थ क्या है? प्रमोद जी, अर्चना दीदी क्लियर है ये? जी भैया। अर्चना दीदी को सामने रखने हम सबके साथ बात कर रहे थे, क्योंकि लोक भाषा में, लोक व्यवहार में, और इन गाथाओं को रटे हुए की भी मैं आप सबको बता रहा हूं। इस चीज को समझ लो। यहां पर तीन चीजें एकांत में कही जा रही है। एक सूक्ष्मता जो व्यापकता की अपेक्षा से है, कितना क्षेत्र घेरता है। सूक्ष्म सबसे कम घेरता है। जो अखंड है उसको खंड रहित होने की वजह से अखंड उसके टुकड़े नहीं होते हैं। और तीसरा निरअवयव। निरअवयव। निरअवयव क्यों? क्योंकि वो एक क्षेत्र प्रमाण है तो वो निरअवयव हो जाएगा। तो सभी के सभी द्रव्य एकांत में अन्यमति मान रहे हैं कि वो द्रव्य, सारे के सारे द्रव्य सूक्ष्म है, सारे के सारे द्रव्य अखंड है, सारे के सारे द्रव्य निरअवयव है। सब उनकी बात समझ में आई? ये मिथ्या है। अब मिथ्या क्यों है आचार्य महाराज समझाएंगे, क्योंकि पहले ऐसा है तो मान करके देखो, फिर कहा 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 में दोष उत्पन्न होते हैं, वो समझ में आएगा। अब जीव द्रव्य कैसा है? अखंड है। सबसे पहले जीव द्रव्य सूक्ष्म है क्या? सूक्ष्म तो है भैया। है। सूक्ष्म तो स्थूल मतलब वो सूक्ष्म मतलब प्रदेशी के हिसाब से अब किसकी अपेक्षा से वो प्रश्न ही निकल गया, क्योंकि अपेक्षाएं विवक्षाएं यहां पर फिक्स हो गई। सूक्ष्मता जी। किसकी अपेक्षा है? क्या विवक्षा है? व्यापकता की अपेक्षा। जी। तो जीव व्यापकता की अपेक्षा सूक्ष्म है क्या? व्यापकता की अपेक्षा सूक्ष्म है भैया। सूक्ष्म है। अब बताइए क्यों है? कोई कोई ना बोल रहा, आता हूं मैं आप लोगों के पास भी आऊंगा, क्योंकि आपके दिमाग में क्या है वो आप लोग बता सकते कि आप ना क्यों कह रहे हैं, और जो हाँ कहने वाले वो बताएंगे। और अगर दोनों चीजें सिद्ध होती है तो फिर कुछ अलग वाक्य बनेगा, अलग कथन बनेगा। हाँ बताओ दीदी, आप सूक्ष्म क्यों मान रही है उसको? ले लेना उधर से भैया, क्योंकि ये बोलते नहीं आ रहा है यही गड़बड़ हो जाती है भैया जी आपका जो है ना। मेरा कुछ, अरे भाई मेरा थोड़ी सिद्धांत ही है, मैं अन्य नहीं मत थोड़ी हूँ। सिद्धांत नहीं, आप जो बताते हैं ना वो मतलब आपका नॉलेज की बात करें, आपको फट से चीजें याद आ नहीं, मुझे उसकी चर्चा ही नहीं, मुझे सिर्फ इतना कह रहा है कि पहले हम विवक्षाओं को निश्चित करें और फिर विवक्षा के दायरे में सोचें। हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, हमारे पास बहुत सारा ज्ञान है, हमारे पास बहुत सारी अलग अलग अर्थ है शब्दों के, उनको बाजू में हटाना है। सूक्ष्म शब्द के अर्थ अलग अलग जगह पर अलग अलग आते हैं, यहां पर सूक्ष्मता व्यापकता की अपेक्षा है। तो क्या जीव द्रव्य सूक्ष्म है? इसके उत्तर दो ही आ सकते हैं, या तो हाँ या तो ना, है ना? अब जीव द्रव्य फैलने की अपेक्षा लोक पूरे समुद्घात में पूरे में फैल जाता है, लोक में फैलता है, इसलिए उसको सूक्ष्म नहीं कह सकते। तो जीव द्रव्य सूक्ष्म नहीं है, ऐसी एक कथन बनेगा। अब जैसे दूसरा आपने काल कथन, द्रव्य के लिए बोला, हाँ तो काल द्रव्य के लिए बोला था एक अरे प्रदेशी है तो प्रदेशी के व्यापक तक उसकी व्यापकता, काल द्रव्य की व्यापकता एक प्रदेश की है ना, जीव द्रव्य की एक प्रदेश की है क्या? नहीं है। ये वो मेरे को उससे रिलेट होके आया, नहीं है। नहीं है। एक प्रदेशी नहीं है ना जीव द्रव्य, एक अब प्रदेशी है। प्रश्न यही बनता है, प्रश्न यही बनता है। आप लोगों को एक चीज याद दिला दूं मैं, आप लोगों को और मुझको, हम लोग जब ज्ञान मार्गणा पढ़ रहे थे तब हमने जीव के पास मिनिमम ज्ञान कितना होता है ये देखा। जीव के पास
है ना, लब्ध पर्याप्तक सूक्ष्म निगोदिया जीव के पास में मिनिमम सबसे कम ज्ञान रहता है, और वो कौन सा है? पर्याय ज्ञान रहता है। किंतु पर्याय ज्ञान को जब गणित के आधार से जब हमने देखा था तो अष्टांक से शुरू होता है करके क्या चीज आई थी? सबको याद है क्या कोई इस चीज को? अष्टांक से, हाँ, वो षटगुण आदि वृद्धि की अपेक्षा से हम लोग देख रहे थे। इसका मतलब क्या हो गया? उसके अविभाग प्रतिच्छेद की अपेक्षा से देखा जाए तो उसके नीचे भी होता है। मतलब अगर मैं अविभाग प्रतिच्छेद 1 से 100 तक लगाऊं तो ज्ञान के 100 अविभाग प्रतिच्छेद केवल ज्ञान में होंगे, और पर्याय ज्ञान जो जीव को कम से कम ज्ञान होता है, मान लीजिए वो 21, उदाहरण के लिए 21 अविभाग प्रतिच्छेद के ऊपर होता है। क्यों? क्योंकि उसके नीचे भी अविभाग प्रतिच्छेद है। ये आचार्य का कथन है। इसका मतलब है ज्ञान का अस्तित्व 21 अविभाग प्रतिच्छेद से भी नीचे है, पॉसिबल है, बट कोई जीव उससे नीचे वाला ज्ञान धारण नहीं करता है। ये बात अलग है। जीव उससे नीचे वाला ज्ञान धारण नहीं करता है, क्योंकि जीव और ज्ञान अलग अलग चीज है क्या? जीव और ज्ञान अलग अलग चीज है क्या? नहीं, ज्ञान है तो जीव है, जीव है तो ज्ञान है। मतलब जो जीव सब सर्व जघन्य ज्ञान को धारण करता है, वो अगर 21 अविभाग प्रतिच्छेद का है तो 21 अविभाग प्रतिच्छेद से ही ज्ञान चालू होता है, क्योंकि उसके नीचे ज्ञान हो ही नहीं सकता। क्योंकि उसके नीचे ज्ञान होगा तो जीव भी होगा। बात समझ में आ गई? किंतु ये एक कथन हो गया। दूसरा कथन ये है कि आप जीव को और ज्ञान को अलग कर दो, गुण और गुणी को अलग कर दो, और फिर अकेले गुण की अपेक्षा से देखो। अकेले गुण की अपेक्षा से क्या दिखेगा आपको? 21 अविभाग प्रतिच्छेद मतलब 21 डिग्री का, 21 गुणों का अगर ज्ञान होता है तो 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 19, 20 यहां तक भी ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद, अविभाग प्रतिच्छेद मतलब गुणांश है। क्या है? गुणांश है। जैसे पासिंग अगर 35% को है तो पास होकर के अगली कक्षा में जाने वाले सब जो है वो मिनिमम 35% से 100% वाले सारे वहां पर आएंगे। वहां पर 35% के नीचे वाला कोई होगा क्या उस कक्षा में? पास वाले में तो पर 35 क्या नंबर वाले 35% से नीचे मार्क नहीं होते? संख्या नहीं होती? होती है। तो यहां पर भी ज्ञान के अविभाग प्रतिशत कम हो सकते हैं। ऐसी ही चर्चा अगर मैं जीव में करूं, जीव की व्यापकता में करूं, जीव के आकार में करूं, तो जीव शरीर से भी बड़ा होता है, हा या ना? क्योंकि सबसे बड़ा शरीर तो संख्यात घनांगुल है। सबसे बड़ा शरीर संख्यात घनांगुल है, मतलब 1000 योजन बाय 500 बाय 250 जो चर्चा कर रही है। किंतु उससे भी बड़ा पूरे लोक प्रमाण 343 घन राजु प्रमाण शरीर की व्यापकता होती, आत्मा की व्यापकता होती है। वैसे ही जीव जो शरीर को धारण कर रहा है वो घनांगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण है। किंतु क्या उससे छोटा अगर शरीर होता, लब्ध निगोदिया पर्याप्त अपर्याप्तक जीव से भी छोटा अगर शरीर होता, तो क्या जीव उसमें नहीं बैठ सकता? उसके नीचे शरीर नहीं होता है, इसलिए जीव नहीं प्राप्त हो, उसमें नहीं जाता है, या जीव हमको नहीं मिलता है तीनों लोकों में। बट क्या जीव में शक्ति नहीं है उसमें नीचे जाने की? प्रमोद जी, बात समझ में आ रही है क्या? अगर लब्ध पर्याप्तक निगोदिया जीव से भी अगर छोटे शरीर वाला अगर कोई जीव होता तो जीव उसको भी धारण करता कि नहीं धारण करता? इसका मतलब क्यों धारण करता? क्योंकि जीव के अंदर वो उपादान शक्ति है, उस सूक्ष्मता की शक्ति है, पर उसको निमित्त नहीं मिल रहा, इसलिए वो उससे उस लेवल में नहीं जा पा रहा है। पर शक्ति तो है उसके अंदर। तो इस अपेक्षा से जीव सूक्ष्म है कि नहीं है? विवक्षा लगानी है, मतलब एक उत्तर आ गया, जीव सूक्ष्म भी है और व्यापकता समुद्घात की अपेक्षा से जीव सूक्ष्म नहीं है। मतलब कथनचित जीव सूक्ष्म है, कथनचित जीव लोक प्रमाण व्यापक है। ये दोनों उत्तर जब बनते तो कथनचित लगाते हैं, ये जैनाचार्य कह रहे हैं। और एकांतवादी क्या कह रहे हैं? जीव सिर्फ सूक्ष्म ही है। अगर जीव सूक्ष्म है तो मेरे शरीर में जब है तो तब उसको सूक्ष्म कहेंगे,
या फिर वो मत्स्य की 1000 योजन वाले मत्स्य के शरीर में जब है तब उसको सूक्ष्म कहेंगे, या फिर जब वो लोक प्रमाण व्यापक होता है तब उसको सूक्ष्म कहेंगे? अब बताओ। तो अगर हम जीव को सूक्ष्म ही मानेंगे, जीव को सर्वथा सूक्ष्म ही मानेंगे, तो सारे दोष आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? बात समझ में आ रही है? यह आचार्य शिवचंद्र महाराज समझा कि पहले हमको कंसेप्ट समझ लो भाई। आपको आगम के शब्दों में मैं उसको और कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता, वो तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे, बट पहले कंसेप्ट क्लियर करो। अब ऐसा ही पुद्गल द्रव्य में लगाओ, ऐसा ही पुद्गल द्रव्य में लगाओ। पुद्गल द्रव्य, परमाणु भी पुद्गल द्रव्य है ना? और सुदर्शन मेरु, महास्कंद। तो अगर मैं पुद्गल को हमेशा सूक्ष्म ही मानूं तो सिर्फ और सिर्फ परमाणु ही पुद्गल बनेगा, दूसरा कोई पुद्गल नहीं बनेगा। बात समझ में आ रही है? अगर मैं सबको सूक्ष्म मानूं तो क्या प्रॉब्लम होगा? तो फिर सुदर्शन मेरु का 1,40,000 योजन को सूक्ष्म कहेंगे। अगर उसको सूक्ष्म कहेंगे तो ऊर्ध्वलोक को क्या कहेंगे? उसके जो ऊपर के जो विमान वगैरह जो है उनके असंख्यात योजन के भी विमान है, असंख्यात योजन के नारकियों के बिल है। उस असंख्यात योजन, क्योंकि 1,40,000 तो कुछ संख्यात योजन हो गए, वो तो असंख्यात योजन है जो देवों के प्रकीर्णक प्रकार के जो विमान है। याद आ रहा है ना आपको? प्रकीर्णक, इंद्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक, तो बीच में जो बिखरे हुए हैं वो कितने बड़े हैं? असंख्यात असंख्यात योजन के भी विमान है उसमें। तो असंख्यात योजन बड़ा होता है कि संख्यात योजन बड़ा होता है? अगर आप सिर्फ सुदर्शन मेरु को पुद्गल मानेंगे और सूक्ष्म कहोगे तो फिर उससे ऊपर वाले विमान क्या है? फिर सूक्ष्म क्या कहूं मैं उसको? पुद्गल कहूं कि जीव कहूं? क्या धर्म कहूं, अधर्म द्रव्य कहूं, काल द्रव्य कहूं? क्या, किसको कहूं मैं, क्या कहूं? समझ में आ रही बातें? क्लियर हो रहा है कि दोष कैसे उत्पन्न हो रहा है? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और जीव द्रव्य भी अब थोड़ा सा सूक्ष्मता से हट करके, दूसरा क्या बताया था उन्होंने? अखंड है। अखंड मतलब इसके टुकड़े नहीं होंगे। पुद्गल द्रव्य के टुकड़े होते कि नहीं होते? और पुद्गल द्रव्य क्या सिर्फ अकेले परमाणु को पुद्गल कहोगे? स्कंद को पुद्गल मानते कि नहीं मानते हो? और स्कंद के टुकड़े होते कि नहीं होते हैं? तो फिर अकेले परमाणु को पुद्गल मानना पड़ेगा, स्कंद को पुद्गल नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि वो अखंड नहीं है। अच्छा, एक प्रदेशी काल द्रव्य और बहुप्रदेशी जीव, बहुप्रदेशी धर्म द्रव्य, बहुप्रदेशी अधर्म द्रव्य, बहुप्रदेशी आकाश द्रव्य। अगर मैं सारी चीजें अखंड 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 ही मानूं, अखंड मतलब उसका मैं खंड नहीं कर सकता, उसके टुकड़े नहीं कर सकता, उसके अवयव नहीं कर सकता। जीव द्रव्य के टुकड़े कर सकते कि नहीं कर सकते हैं? जो ना कह रहे हैं ना, थोड़ा सा, जीव द्रव्य अखंड ही है, बहुत अच्छी बात है, जीव द्रव्य अखंड है, बट क्या सर्वथा अखंड है? बहुप्रदेशत्व की अपेक्षा, क्योंकि अखंड मानेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम आएगी मालूम है आपको? अखंड का मतलब उसका बहुप्रदेशत्व निकल जाएगा, एक प्रदेशी हो जाएगा। अखंड किसे कहेंगे? एक प्रदेशी को कहेंगे। और अगर एक प्रदेशी है तो अगर पाव में अगर कांटा चुभ जाएगा तो आंसू आएंगे क्या? पाव में कांटा चुभ जाएगा तो दुख होगा क्या? अभी क्यों हो रहा है? क्योंकि जो दर्द हो रहा है वो सभी आत्म प्रदेशों को हो रहा है। जो दर्द हो रहा है वो सारे आत्म प्रदेश को हो जाएगा।
और अगर अखंड मानेंगे, एक ही प्रदेश मानेंगे, तो मन के प्रदेश, काय के प्रदेश, वचन के प्रदेश, ऐसे अलग अलग चीजें होगी। कान के प्रदेश और आंखों के प्रदेश, जो अंदर से जो भाव इंद्रियां बन रही है, क्या वो अलग अलग होंगे? जब एक ही माना तो अलग अलग कहां से होंगे? आएगी ना दिक्कत? समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? जब आपको रिंगा रिंगा रोजस करके, जैसे हाथ पकड़ करके जब आपको चक्कर काटा जाता है, तो आंख के सामने सब कुछ हम तो खड़े हैं, सब कुछ घूमता हुआ दिख रहा है। और इसका कारण क्या बताया था? अंदर के हमारे आत्म प्रदेश जो है वो भी चलायमान होते हैं, और वो चलायमान होते हुए आंखों की खिड़की के अंदर, आंखों के अंदर जो जो आत्म प्रदेश थे वो सरक जाते हैं, दूसरे वहां पर आ जाते हैं, वो दृश्य कैप्चर करते हैं। तो एक प्रकार से पिक्चर की शूटिंग होती है अलग अलग आत्म प्रदेश के द्वारा। और वो अलग अलग आत्म प्रदेश के द्वारा जो होती है, उसका जो ज्ञान है वो एक चलचित्र के जैसा होता है, जबकि वो सारी चीजें आभासी है। ये सब हो पाएगा क्या? सोच लो। निरअवयवता अगर मानेंगे, निरअवयवता मानेंगे कि कहीं पर भी पूरा का पूरा जीव द्रव्य जो है वो जीव द्रव्य में अवयव नहीं है। अवयव नहीं है मतलब क्या हो जाएगा? जीव द्रव्य एक प्रदेशी हो जाएगा, क्योंकि जीव द्रव्य एक प्रदेश से अगर ज्यादा होता है बड़ा, तो फिर तो अवयव बन जाएंगे। थोड़ी देर पहले हमने समझा कि नहीं समझा? एक प्रदेश वाले के अवयव क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उससे छोटा वाला कोई भाग हो ही नहीं सकता एक क्षेत्र का। तो अगर निरअवयव है, इसका मतलब अर्थ क्या करना पड़ेगा? जीव द्रव्य एक प्रदेश का है, उद्गल द्रव्य भी एक प्रदेश का है ऐसा। आकाश द्रव्य, आकाश द्रव्य को अगर एक प्रदेशी मानेंगे, तो आकाश की पर्याय बन पाएगी क्या? अभी आपके कान के अंदर जो खालीपन है, कान के अंदर खालीपन है कि नहीं है? उसके अंदर आकाश है क्या? ज्यादा दूर की बात नहीं करके, कान के अंदर जो खालीपन है वहां पर आकाश है कि नहीं है? है है। और नाक के नासिका के अंदर जो खालीपन, पोलेपन है, वो वहां पर भी आकाश है कि नहीं है? तो यहाँ का आकाश और यहाँ का आकाश सेम है क्या? अरे अभी तो बोला ना आपने कि एक प्रदेशी हो जाएगा। अगर एक प्रदेश है तो समझ में आ रहा है क्या 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 दिक्कतें हो जाएगी? रविंद्र जी, क्लियर हो रहा है क्या? अनम्यूट कर रहा हूं। नहीं, सही, बरोबर है एकदम। मतलब ऐसा अगर सर्वथा मानेंगे, सर्वथा अगर मानेंगे, तो फिर ये सब अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, इस प्रकार के दोषों में चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ये थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हुआ तीन चीजों का, क्योंकि हम पढ़कर आगे निकल जा सकते हैं, जैसे पहले भी कभी किसी ने पढ़ा होगा। क्या है? अन्यमति, सभी द्रव्यों को व्यापक ना मानकर अनुमात्र अर्थात परमाणु के समान सूक्ष्म मानते हैं, अखंड मानते हैं और निरंश मानते हैं, किंतु जैनाचार्य नहीं मानते। हो गई बात, चलो आगे। अतुल जी, अगर ऐसी चर्चा करने के लिए बैठेंगे तो सामने वाला क्या बोला? आपके आचार्यों ने बोला करके आप मान रहे, हम अपने आचार्यों को मानेंगे। हो गई बात खत्म। क्या सिद्ध कर पाओगे? कुछ सिद्ध कर नहीं पाएंगे। बातें समझ में आ रही है? अब आपके प्रश्नों को मैं लूंगा, अभी नहीं, अब पहले मेरी जो बताने में जितनी भी त्रुटियां रह गई है वो सारा शुभचंद्र महाराज के द्वारा सारी त्रुटियां खत्म हो जाएगी। पहले इस गाथा को पढ़ते हैं, शब्दार्थ को जानते हैं, और फिर करेंगे। दीपा दीदी, प्रश्न नहीं है, बोलो। प्रश्न नहीं ना, निरंश का मेरे को बोलना था कि यदि अवयव रहित मानेंगे तो कैंसर जैसी भयानक बीमारी हुआ तो शरीर का जिधर हुआ है उतना ही भाग हम निकाल के छोड़ेंगे, रहे सो
दिन आदमी जिंदा रह सकता है। शरीर का उतना ही भाग शब्द ही नहीं बनेगा ना। नहीं, इसके वास्ते निरंश नहीं है, अवयव बहुत सहित है। बढ़िया। निरंश हो ही नहीं सकता। आप उसका अखंडता की वजह से उसके खंड कर ही नहीं सकते। ऑपरेशन करके आप, बहुत सुंदर उदाहरण, ऑपरेशन करके वो वाला भाग निकाल ही नहीं सकते, बोले तो क्योंकि किधर टुकड़ा ही भी नहीं होने बीमारी वाला है। अगर टुकड़ा नहीं होने वाला है तो जिसको मान लो स्वरयंत्र का कैंसर हुआ है तो उसका स्वरयंत्र निकाल देते हैं, किडनी का हो गया तो किडनी निकाल देते हैं। नहीं तो एक भाग खराब हुआ तो आदमी की मौत ही समझ जाएगी, भाग निकलने नहीं आएगा। अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा, कैंसर होने से पहले अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। क्लियर है सब? चलिए थोड़ा सा, क्योंकि क्या है ना, सब लोग ऐसा हट नहीं करना कि एक ही बार सुनेंगे तो हमको सारी चीजें समझ में आएगी। किसी को एक बार में समझ में नहीं आती, बार बार पढ़ना पड़ता है, बार बार चिंतन करना पड़ता है, उसके ऊपर अपने दृष्टांत लगाने पड़ते हैं, और फिर वो दृष्टांत लिखी हुई सारी चीजों के ऊपर जब खरे उतरते हैं तब जाकर के हम ये चर्चा कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलो, गाथा क्रमांक 235। अनुपरिमाणं तच्चम अंश विहीनं च मन्नदे जदिहि तो संबंधाभावो तत्तो विनकज्ज संसिद्धि। यदि ही, यदि एकाद वस्तु, एक वस्तु अंश विहीनम, अंश रहित माने, और अनुपरिमाणम, अनुप्रमाण माने, क्या? तच्चम मन्नदे, तत्व को अगर ऐसा माने, वस्तु को ऐसा माने, तो संबंध अभावो, संबंध अभावो मतलब संबंध अभावो, तत्तो विलखज्ज संसिस्ति, अर्थात दो अंश के तथा पूर्वोत्तर अंश के संबंध के अभाव से, पूर्व का अंश और उत्तर का अंश, इन दो के अभाव से अनुमात्र वस्तु से कज्जम न कज्जम सिद्धि, मतलब वस्तु के कार्य की सिद्धि नहीं होती। सबसे बड़ा दोष क्या होगा? कार्य की सिद्धि नहीं होगी। कौन से कार्य की सिद्धि नहीं होगी? द्रव्य के कार्य की सिद्धि नहीं होगी। तो जीव द्रव्य का कार्य क्या है? कौन से कार्य की सिद्धि नहीं होगी? तो जीव द्रव्य के कार्य की सिद्धि नहीं होगी। उदाहरण के लिए, तो जीव द्रव्य के कौन से कार्य की सिद्धि नहीं होती? जीव द्रव्य कौन सा कार्य करता है? आप लोग अगर जीव द्रव्य हो तो आप कौन सा कार्य करते हो? प्रश्न समझ में आया सबको? कल की क्लास में चर्चा हुई थी, परसों की क्लास में चर्चा हुई थी, तरसों की क्लास में चर्चा हुई थी, उसके पीछे क्या बोलते हैं? नर्सों, क्या बोलते हैं? नर्सों की क्लास में चर्चा हुई थी। अब बताओ सविता दीदी, जीव द्रव्य का कार्य क्या? ज्ञान नहीं होगा, जानना देखना। बहुत सुंदर, जानना और देखना, किंतु कैसे? ज्ञान से। ये तो उसके गुण हो गए दीदी। आपका उत्तर मैंने सही भी कहा और ऊपर से मैंने आपको प्रति प्रश्न भी किया। ये तो गुण की चर्चा है, तो क्या गुण की चर्चा की अपेक्षा से कार्य सिद्धि होगी? स्वयं और पर के भेद से। क्योंकि कार्य की सिद्धि कब होगी? जब पहले कार्य नहीं था और अब कार्य है, ऐसा जब सिद्ध होगा तो उसे कार्य की सिद्धि कहेंगे। मतलब बिना अनित्यता के कार्य की सिद्धि होगी क्या? नहीं होगी। तो आप जो बता रहे हो वो तो नित्यता है। अब मैंने इतना सारा उत्तर तो खोल दिया है, अब बता दो, बना हुआ बचाओ, बता दो। द्रव्य का कार्य किस रूप में दिखता है? सब लोगों को सचमुच में ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे की क्लास लेने से पहले पिछले वाले सभी क्लास आप लोगों को पढ़ने हैं, सुनने हैं, और फिर जाकर के हम अगली क्लास में जाएंगे। नहीं तो कोई मतलब नहीं है। आप लोग बिल्कुल भी पुराने वाले के ऊपर आपका चिंतन ही नहीं जा रहा। आप अगर मैं उत्तर बता दूं, आप बोलोगे ये तो मुझे मालूम था। वस्तु के यथार्थ रूप को जानना दीदी वो तो ज्ञान हो गया। यहाँ पर ऐसा उत्तर देना है जो सारे द्रव्यों को लागू हो जाए।
उदाहरण आप लोग को जीव द्रव्य का कहा है, उत्तर जीव द्रव्य की विवक्षा से आएगा, पर वो उत्तर ऐसा सटीक होना चाहिए कि सारे द्रव्यों को लागू हो जाए। प्रमोद जी, स्वदर्शन मतलब पर्याय स्वदर्शन रूप परिणमन की बात हो रही है। बहुत सुंदर। पर्याय रूप परिणमन जो होता है वो कार्य की सिद्धि है। और सिद्धि क्यों कही? क्योंकि पूर्व पर्याय कारण, अगली पर्याय कार्य रूप। और ये कैसे कार्य होता है? ये कार्य कैसे होता है? स्व चतुष्टय में स्थित होकर। स्थित होकर मतलब उस स्वरूप से परिणत होकर। सविता दीदी, सब लोग याद आ रही क्या? ये कार्य की सिद्धि कैसी है? भूलना नहीं इस चीज को कभी, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि अगर वस्तु को सर्वथा अंश विहीन माना जाए, अर्थात निरंश बिना अंश का माना जावे, और अनुप्रमाण अर्थात सूक्ष्म माना जाए, तो संबंध अभाव, संबंध का अभाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संबंध का अभाव। अगर मान लो द्रव्य सर्वथा सूक्ष्म ही मानेंगे तो उसकी पर्याय कैसी होगी? पूर्व पर्याय सूक्ष्म और उत्तर पर्याय, अरे पर्याय होगी क्या? क्योंकि जो चीज फिक्स है, सर्वथा, सर्वथा, सर्वथा मतलब हमेशा वही है। सर्वथा शब्द का अर्थ क्या होता है? नित्य। सर्वथा अर्थात जो बदलने वाली नहीं है, और जो बदलने वाली नहीं है वो परिणामन को प्राप्त होगी क्या? और परिणामन को प्राप्त नहीं होगी तो द्रव्य की अस्तित्व रहेगा क्या? द्रव्य का अभाव हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? ये हमें लिंक करने के लिए आना चाहिए। आचार्य महाराज यही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं दो अंश, पूर्वोत्तर अंश और अंश रहित को ये भी अर्थ ले सकते हैं। अंश मतलब पर्याय भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऊपर वाला भाग नीचे वाला भाग जो कहते हैं, ये भी पर्याय ही हो गई, उसकी क्षेत्र की अपेक्षा से पर्याय हो गई। तो पर्याय रूप अगर परिणति, अंश रहित का अर्थ पर्याय विहीन हो जाएगा और निरअवयव भी हो जाएगा। दोनों चीजें हो जाएंगी। निरंश क्षणिक निरन्वयी वस्तु के अर्थ क्रिया नहीं होती। इसीलिए वस्तु को सांश, नित्य और अन्वयी मानना कथंचित योग्य है। कथंचित मानना योग्य है, कथंचित योग्य नहीं, कथंचित मानना योग्य है। ठीक है, कुछ लिख लेंगे कि पहले समझ लेते हैं, लिखने का काम बाद में करेंगे। पहले शुभचंद्र महाराज क्या कहते हैं चले गए, देख लेते हैं। यदि तत्वम जीवादि वस्तुम, तत्वम अर्थात जीवादि वस्तुम, किम भूतम, जीवादि तत्व, कैसे कैसे मानेंगे उसको? अनुपरिमाणम परमाणु मात्रम। अगर यदि जीव आदि तत्वों को अनुप्रमाण अर्थात परमाणु के समान अत्यंत सूक्ष्म माना जाए, पुनम की भूतम जीव तत्वम, और कैसे मानेंगे जीव तत्व को? अंश विहीनम अर्थात निरंशम खंड रहितम मन्यते। निरंश और खंड रहित अगर माना जाए, अखंड माना जाए, जैसा कि आप स्वीकार करते हो। आप मतलब कौन? अन्य मतवादी स्वीकार करते हैं। अंगिक क्रियते भवद्दि, तो तरही, तो फिर संबंधा भाव किसका? आत्मनः अर्थात आत्मा का संबंध अभाव हो जाएगा। आत्मा का जो संबंध बनता है उसका अभाव हो जाएगा। आत्मा का संबंध कैसे बनता है? सर्वांगेण, सभी अंगों के साथ में। यह सह संबंधो न स्यात्, सभी अंगों के साथ में संबंध नहीं बन पाएगा। मतलब ये जो सारा शरीर है, उस शरीर के साथ में संबंध बन पाएगा क्या?
आत्मा बहुप्रदेशी है, इसीलिए कान के अंदर के आत्मा के प्रदेश, नाक के अंदर के आत्मा के प्रदेश, त्वचा के अंदर के आत्मा के प्रदेश, जिह्वा के अंदर के आत्मा के प्रदेश, आंखों के अंदर के आत्मा के प्रदेश, लीवर के अंदर के आत्मा के प्रदेश, किडनी के अंदर के आत्मा के प्रदेश, रक्त के अंदर के आत्म प्रदेश, मांस के अंदर के आत्म प्रदेश, ये अगर सारे के सारे एक ही मानेंगे तो उनका अलग अलग शरीर के अंगों के साथ में संबंध होगा क्या? नहीं होगा। बात क्लियर हो रही है? हाँ, ठीक है ना। एक रोटी बन गई, उस रोटी को अखंड नहीं कहना। अगर रोटी अभी भी दिमाग में अखंड के परिभाषा में बैठी है तो मैं जितना भी कह रहा हूं कुछ भी अंदर नहीं घुसेगा, क्योंकि आप बोलेंगे भैया एक ही तो है जीव द्रव्य, यहां से तक नीचे तक, तो एक ही जीव द्रव्य के साथ में तो संबंध बना ना, कान का भी बना, नाक का भी बना, रक्त का भी बना, मांस का भी बना। नहीं, अखंड मतलब टुकड़ा नहीं हो सकता, एक का संबंध दूसरे के साथ नहीं हो सकता, ये उसका संबंध हो जाएगा। और यहां पर अखंड का अर्थ ये होता है एक पर्याय से दूसरी पर्याय के साथ कोई संबंध नहीं है, वो अखंड बन जाएगा। अत संबंधो मा भवतु, अगर संबंध ही नहीं माना जाएगा, तरहि सर्वांगे जायमानम सुख दुखम वेदना स्पर्शनादिजम ज्ञानम कथम अनुभवत्यात्मा। अगर इनका संबंध नहीं माना जाएगा, किसका? अखंड आत्मा का अलग अलग शरीर के अंगों के साथ में अगर संबंध नहीं माना जाएगा तो शरीर के विभिन्न अंगों में उत्पन्न होने वाले सुख दुख, वेदना, स्पर्श आदि का अनुभव आत्मा कैसे करेगी? क्योंकि आत्मा तो एक है, और एक है, अभी भी एक है, तब भी एक है, किंतु अभी बहुप्रदेशी है, तब एक प्रदेशी बन जाएगी। और एक प्रदेश किसके साथ लगा हुआ है? आंखों के साथ लगा हुआ है, खत्म हो गई बात। अब आंखों के साथ लगा है तो बाकियों के साथ कैसे लगेगा? नहीं लग सकता। लग सकता है क्या? मान लो आप लोग कभी कभी आपके घर के अंदर जो घट है, घड़ा है, उसको धोते होगे ना हर रोज सुबह पानी भरने से पहले, धोते हो, है ना? अब मान लो आपका जो हाथ है, हाथ का पंजा, हाथ की उंगलियां, वो आत्मा है। और आत्मा कैसा है? एक ही है, सूक्ष्म और एक, अखंड। ठीक है, तो आपका हाथ घड़े के अंदर जहां लगा है वो कहां कहां स्पर्श कर रहा है अभी? अरे वो तो हाथ घुमाओगे तब होगा ना, हम हाथ थोड़ी घुमाएंगे। अब तो हाथ एक जगह पर रखे क्योंकि आत्मा यही है, तो उसका किसके साथ संबंध हो गया? जिसके साथ संबंध हो गया उसके साथ ही संबंध है। संबंध है मतलब उतना ही एरिया क्लीन, बाकी का। बात समझ में आ रही है? और अगर मैं जल जैसा हूं तो, उसके अंदर भरे हुए जल के जैसा हूं तो जल का संबंध किस किस के साथ है? घट के अंदर अगर मैंने जल भरा तो जल का संबंध किस किस के साथ में है? मुख के साथ भी है, बीच वाले पेट के साथ भी है, नीचे वाले बेस के साथ भी है। अगर उसको टोटी लगी हुई है, नल लगा हुआ है, तो नल के अंदर के सारे भागों को भी उसका स्पर्श हो रहा है। ये कब पॉसिबल है? जब कोई भी चीज बहुप्रदेशी होती है तब होता है। ठीक है, तो आचार्य महाराज यहां पर कह रहे हैं, उदाहरण भी दे रहे हैं यहां पर, अगर पैर में कांटा चुभा तो पीड़े का अनुभव आत्मा को कैसे होगा? हाथ जल जाए तो उसका ज्ञान संपूर्ण आत्मा को कैसे होगा? यहां का जल गया तो यहां पर इतना ही जल गया, खत्म। पूरे शरीर को समझता है कि हाथ जल गया तो पूरे शरीर को समझता है? वो क्यों समझता है फिर? है ना? इसका मतलब ये सारी चीजें सिद्ध नहीं होती है। अब आचार्य महाराज आगे कह रहे हैं, ततो ततः संबंधाभावात् कार्य संसिद्धिरपि कार्यानाम सुख दुख पुण्य पाप इहलोक परलोकादि लक्षणानाम संसिद्धि अर्थात प्राप्ति निष्पत्ति ज्ञप्तिर्वा न भवेत्। मतलब इस प्रकार से अगर हम संबंध का अभाव मानेंगे तो क्या क्या नहीं होगा? सुख दुख नहीं होगा, पुण्य पाप नहीं होगा, यह लोक परलोक आदि रूप
कार्यों की सिद्धि नहीं होगी। कार्यों की सिद्धि, प्राप्ति, निष्पत्ति, अनुभूति संभव ही नहीं है। इतना सारा डिस्कशन करके भी चेहरे ये बता रहे हैं कि भैया कुछ तो ऐसी चीज बता रहे हो अंदर नहीं घुस रही है। वो इसलिए नहीं घुस रही है क्योंकि अंदर हम लोगों ने बहुत सारी चीजें भर के रखी है। अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि इसी की वजह से हम फिर से इसका स्वाध्याय करेंगे। जिसको लगता है कि मुझे ये विषय बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहिए, बहुत अच्छी, अभी तो अच्छी तरीके से समझ रहा है, बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा है, ये इसका स्वाध्याय करेंगे। जिसको लगता है कि नहीं भाई ये तो हमारे बस की बात नहीं है, भैया छोड़ दो, हम तो अपना सुदर्शन मेरु, कितने आकृतिम चैत्यालय है ना, हमें इतना ही का पानी छानना है कि नहीं छानना है, पानी बैठ करके पीना है कि खड़े होकर के पीना है, इतना ही हमारे लिए पर्याप्त है, तो उतना ही काफी है। सम्यक दर्शन की दृढ़ता, सम्यक दर्शन, अविभाग प्रतिच्छेद, इन चीजों को समझेंगे, श्रद्धान होगा तो ही होगा, नहीं तो कम 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 होगा। इसलिए ये विषय भी समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, अज्ञानता की वजह से हम विपरीतता को भी पकड़ सकते हैं, अज्ञानता को भी हम पकड़ सकते हैं। और कैसे पकड़ सकते हैं? क्योंकि हम तो ऐसी जगह पर बैठते हैं जहां पर आजू बाजू में अन्यमति ही अन्यमति होते हैं। स्वाध्याय में बैठे तो हम सब यहाँ पर जैनमति बैठे हुए हैं, किंतु अन्यथा 22 घंटे तो अन्यमति है हमारे सामने। और अगर इतनी देर तक अगर उनके प्रभाव में रहेंगे और अगर हमें अपनी चीज को पक्का मालूम नहीं कि सही में क्या लेना है, तो हम किसी के भी प्रभाव में आकर के गलत धारणा बना सकते हैं। और गलत धारणा को क्या कहते हैं डॉक्टर शैला दीदी? गलत धारणा को क्या कहते हैं? मिथ्यात्व में जाना। बस, जो हमको नहीं चाहिए वही मिलेगा। समझ में आ रही बातें? इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। जितना कड़क लगेगा उतना ही हमको उसको सॉफ्ट करना है, नरम करना है। जितना कड़क लगेगा उतना नरम करना है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए चर्चा का मार्ग हमेशा खुला है। मैं जितना समझा पाऊंगा उतना ठीक है, नहीं तो हमारे सब गुरु तो है ही है, गुरु भी समझाएंगे, ठीक है ना। और फिर भी जाकर के अगर वर्स्ट टू वर्स्ट केस अगर फिर भी नहीं समझा तो भी कम से कम आज मैं उसको आज्ञा सम्यक से लूंगा, और कभी ना कभी तो वो दिन आएगा कि जिस दिन समझ में आएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको लेकर के चलेंगे, छोड़ना नहीं। छोड़ोगे तो कभी नहीं पकड़ पाओगे। आगे चलते हैं। अब कहते हैं ऐसा क्यों है कि संबंध के अभाव में कार्य की सिद्धि नहीं होगी? तो कहते आत्मनः शरीरात सर्वथा भिन्नत्वात्, क्योंकि आत्मा शरीर से सर्वथा भिन्न मानी गई है। क्योंकि आत्मा शरीर से सर्वथा भिन्न मानी गई है। फिर से घूम पर के कहा गए, जब पाप पुण्य की चर्चा करी तब व्यवहार की चर्चा करी। व्यवहार, ज्ञान, भेद, इनकी सिद्धि हो जाएगी क्या? इनकी सिद्धि नहीं होगी। शरीरेण क्रियमाणानां यजन याजनाध्ययन अध्यापन दान तपश्चरणादिनाम अत्यंत भिन्नत्वात्, शरीर के द्वारा किए जाने वाले यजन, याजन, दो शब्द लगा दिए। यजन मतलब क्या है? यज्ञ करना। और याजन मतलब क्या है? दूसरों से यज्ञ कराना। एक है यजन, दूसरा है याजन। एक हम स्वयं करना, एक दूसरे से करवाना। अध्ययन, अध्यापन, अध्ययन, अध्यापन। दान तप आचरण आदि कर्म भी आत्मा से अत्यंत भिन्न हो जाएंगे। क्यों भिन्न होंगे? क्योंकि आत्मा ये सब कुछ कर ही नहीं पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? क्यों नहीं कर पाएगी आत्मा ये सब? क्योंकि आत्मा में परिणति ही नहीं होगी। आत्मा में परिणति ही नहीं होगी। आप लोग अध्यापन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे?
अभी अध्यापन कर रहे हैं, अध्यापन करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं? हम्म, उत्तर क्या है? अध्यापन कर रहे हैं कि नहीं? सबने हाँ बोल दिया था। अध्यापन करवाते कि नहीं करवाते हो, इसका उत्तर क्या देंगे? हाँ ही है। कुछ ना कुछ, अरे ये विषय ना पढ़ाते हो बट कुछ ना कुछ तो पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते हो? द्रव्य संग्रह को पढ़ाना ही क्या अध्यापन कहा गया है? कर्म सिद्धांत को पढ़ाना ही क्या अध्यापन कहा गया है? अरे एक रेसिपी दूसरे को बता रहे हो, रोटी बनाना कैसे सिखाते हो, झाड़ू कैसे लगाना ये किसी को सिखाते हो, तो भी अध्यापन ही हो गया ना दूसरे का। तो करते कि नहीं करते हो? तो पहले वाले अध्यापन और ये दूसरे वाले अध्यापन में फर्क है या नहीं है? है। फर्क क्यों हो रहा है? फर्क क्यों है? दो चीजें। एक, जीव उस रूप परिणत हो रहा है, उस पर्याय में परिणत हो रहा है। यहां पर ज्ञान ग्रहण करने की, ग्राहक की पर्याय में है, और वहां पर दाता की पर्याय में है। तो ये पर्याय हुआ कि नहीं हुआ, परिणमन हुआ कि नहीं हुआ? और यहां पर अगर हम लोग ये सब मानेंगे, सूक्ष्मता, निरंशता, अखंडता, तो पर्याय बनेगी क्या? पर्याय नहीं बनेगी। और पर्याय नहीं बनेगी तो अध्ययन भी नहीं होगा और अध्यापन भी नहीं होगा। सारी चीजें घूम फिर करके यही पर आती है कि आपकी पर्याय नहीं बनेगी, और पर्याय नहीं बनेगी तो कार्य सिद्धि नहीं। कार्य सिद्धि नहीं हो रही है, ये जहां पर भी शब्द आएंगे उसका कारण है पर्याय रूप परिणत नहीं हो रहा है। आम, आम का सीजन अभी अभी गया कि नहीं गया? मार्केट से क्या हो गया ना, स्मिता दीदी ने थोड़े से पक्के आम लाए क्योंकि आज आम का रस बनाना था, और थोड़े 1 डजन कैसे लाए स्मिता दीदी? थोड़े से, मराठी में बोलते हैं दमाचे आणले। दमाचे मतलब थोड़े दिन के बाद में तैयार होंगे, मतलब थोड़े से कच्चे लाए। अब वो कच्चे लाए, जो पक्के थे उसका तो आम रस बना दिया, कच्चे लाए उसको क्या करा? ऐसे रख से रख के पकेगी क्या वो? नहीं, वो बिल्कुल उसको गर्माहट दे दी, उसको गर्माहट की व्यवस्था कर ली। अब गर्माहट की व्यवस्था करके 4 दिन हो गए। दीदी का एक्सपेक्टेशन था, अपेक्षा थी कि 4 दिन में तो ये होने चाहिए, है ना। 4 दिन को खोल करके देखा और उन्होंने क्या बोला? अभी तक आम तैयार नहीं हुए। कार्य की सिद्धि हुई क्या? क्यों नहीं हुई? क्योंकि जो पर्याय परिणत होनी चाहिए थी वो पर्याय परिणत नहीं हुई है, इसलिए कार्य की सिद्धि हुई क्या? नहीं हुई। तो कार्य की सिद्धि क्यों होती है? सिर्फ आगम में नहीं, रोजमर्रा की जिंदगी में भी जब तक वो पर्याय परिणत जीव या द्रव्य, जब तक उस पर्याय रूप परिणत नहीं होता है तब तक नहीं होगी। हर रोज भूख लगती कि नहीं लगती है? तो पेट ऐसे ही भरता है क्या? नहीं, भोजन करने से भरता है। तो भोजन अपने आप कल्प वृक्ष से मिलता है क्या? जिन्होंने इंद्र की बोली ली है उनको पूछ लेते हैं, आप तो इंद्र है, उसके लिए क्या करना पड़ता है? भोजन रेडीमेड नहीं मिलता है, मतलब भोजन बनाना पड़ता है। भोजन बनाना पड़ता है मतलब क्या करना पड़ता है? दो चीजों को पर्याय बदलनी पड़ती है, एक जीव द्रव्य को, एक पुद्गल द्रव्य को। जीव द्रव्य को वो जिस भी पर्याय में होगा उसको वहां पर गृहिणी रूप पर्याय में परिणत होना पड़ता है। भले तुम जॉब कर रही हो, भले दुकान संभालती हो, भले सखी की अपेक्षा से कहीं पर गप्पे मारते बैठी हो, कहीं भोगी की अपेक्षा से सीरियल देख रही हो, तो भी उठ करके वहां पर भोजन पकाने वाले के रूप में परिणत होना पड़ता है। उसके बिना अपने आप आटा वही पड़ा है, चूल्हा वही पड़ा है, लाइटर वही पर है, तवा वही पर है, पानी वही पर है, अपने आप रोटी बनेगी क्या? नहीं बनेगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उपादान शक्ति तो आटे में है, सहकारी निमित्त भी है, किंतु सहकारी निमित्त की कमी है।
क्यों? क्योंकि रो बनाने वाले जो मेन है ना, वही नहीं था वहां पर। समझे? अच्छा, आप पहुंच गए सारे वहां पर, उपकरण भी पहुंच गए, और आटा ही नहीं है, बनेगी रोटी ही है, बाकी सब कुछ है, आटा ही नहीं है। तो पुद्गल को, जब तक पुद्गल आटा अगर अड़ जावे और आटा बने, आप कितना भी कुछ भी कर लो, मैं गूंथने ही नहीं वाला हूं, गुथा नहीं जाऊंगा मैं, मेरे पेड़े मेरी लोई बनेगी ही नहीं, रोटी बनेगी क्या? मतलब उस पुद्गल को भी परिणत होना पड़ेगा, तब जाकर के भोजन की निर्मित होगी। हाँ या ना? तो ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में है कि नहीं है? अरे इसीलिए ध्यान नहीं जा रहा ना कि बरसों से आदि बने हुए हैं, बरसों से आदि बने हुए, इसलिए उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता कि बिना द्रव्य परिणत हुए कार्य की सिद्धि नहीं होती है, और पूर्व पर्याय और उत्तर पर्याय के बीच में संबंध होता ही होता है, कारण कार्य संबंध होता है, इसीलिए कार्य की सिद्धि होती है। ठीक है? क्लियर है? आचार्य महाराज आगे कहते हैं, ततः क्रियमान फलम आत्मनः लभते इति सर्वसुस्थम। अतः यह मानना कि शरीर के द्वारा किए गए कर्म का फल आत्मा को प्राप्त होता है, ऐसा सिद्ध नहीं होगा। कब? अगर हम सर्वथा द्रव्य को सूक्ष्म, निरंश और अखंड मानेंगे तो। मानो, किंतु कथनचित ऐसा मानो, कथनचित इससे भिन्न भी मानो। तो द्रव्य कैसा है? द्रव्य कथनचित सूक्ष्म है, कथनचित व्यापक है। द्रव्य कथनचित अखंड है, द्रव्य कथनचित खंडी है। द्रव्य कथनचित निरंश है, कथनचित अंश रूप वाला है। तो इस तरीके से इसको हम लोग समझ सकते हैं। आचार्य महाराज विराजमान हुए हैं क्या आज? विद्यानंद महाराज नहीं हुए। जी, चलिए, आज का समय तो पूर्ण हो चुका है। मैं 35 नंबर जो है, अब थोड़ा सा एक बोल करके यहाँ पर जो उपसंहार है वो कर लेते हैं, और फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। उसके पहले याद दिला दूं मैं, और पहले दर्शन भी कर लेते हैं और फिर याद दिलाता हूँ। ज्ञान योगी आचार्य गुरु श्री विद्यानंद जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु 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 आचार्य श्री। याद दिला रहा हूं मैं आप लोगों को कि आज शनिवार है, कल रविवार होगा, दोनों दिन रत्नाकर शावकाचार्य की कक्षाएं ज्ञान योगी आचार्य भगवान के द्वारा उनके मुखारविंद से सुनने का हमको मौका मिलेगा। किंतु समय आज के लिए, सिर्फ शनिवार आज के लिए समय उसका बदला गया है। 5:30 से 6:30 शाम को ये कक्षा चलेगी। ठीक है? कल की कक्षा 6:30 से 7:30 ही चलेगी। पंकज जी, कल भी 5:30 ही बचेगा। अच्छा, कल का भी 5:30। चलो, आज और कल दोनों दिन 5:30 ही करना है। वो क्या है, वहां पर यूएसए में कुछ कार्यक्रम है मंदिर में, इसलिए टाइम बदला है। नहीं, कल हमने सुना था, उसके द्वारा वैसे बताया। शनिवार रविवार दोनों दिन 5:30 बजे रखना है। ठीक है, चलिए, बस एक उपसंहार करके आज के स्वाध्याय को संपन्न करते हैं। तो जैन दर्शन के अनुसार, जैनाचार्य के अनुसार, आत्मा को परमाणु के समान अति सूक्ष्म मानते हैं, और व्यापक भी मानते हैं। अगर सिर्फ अति सूक्ष्म मानेंगे तो पूरे शरीर में आत्मा कैसे व्याप्त होगी? बात समझ में आ रही है? अगर अति सूक्ष्म है तो क्या होगा? आत्मा को कहीं तो एक कॉर्नर में जाकर के बैठना पड़ेगा, और एक जगह पर जाकर के बैठेगी तो दूसरे शरीर के अंगों के साथ उसका कोई संबंध होगा क्या? नहीं होगा। तो शरीर के किसी भाग में होने वाले सुख दुख का अनुभव नहीं करेगा। तो जीव असंख्यात प्रदेश वाला चेतन द्रव्य है। वो जिस शरीर में रहता है उसके अनुरूप उसका संकोच और विस्तार होता है। इसीलिए वो शरीर के प्रत्येक भाग, नया नया शरीर धारण करेगा तो भी शरीर के प्रत्येक भाग में विद्यमान रहता है। इसी कारण शरीर के पूरे सुख दुख का अनुभव करता है। इसी कारण कर्म बंध तथा कर्म फल को भोगने की भी व्यवस्था संपन्न होती है। इस प्रकार से जीव शरीर परिमाण होता है, देह परिमाण प्रमाण होता है, और कर्म सिद्धांत की
यहाँ पर तर्कड़ा होती है। इस प्रकार से आचार्य महाराज कह रहे हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर संपन्न करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।